गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरतगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन हमारा होता है या हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये सामान्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों मिलकर के हमारे ब्रेन को बना रहे होते हैं, जिसमें फोर ब्रेन 2 मुख्य भागों से मिलकर के मैंने बताया था। हालांकि उसमें एक थर्ड पार्ट छोटा सा और जोड़ा गया था, जिसको ऑल फैक्ट्री लोब्स कहा गया था, घ्राण पिंड। मैंने एक सिनॉप्सिस में ये बताया था आपको। अर्थात जो सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है वो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। दूसरा छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम ऑल फैक्ट्री लोब्स कह रहे होते हैं, और तीसरा डायंसिफिलॉन होता है जिसको अग्र मस्तिष्क पश्च कहा जाता है, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है। चाहे तो उसमें हम एक एपिथैलेमस को भी जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात मिड ब्रेन में 2 पार्ट बताए थे मैंने। एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब, ठीक है, जो देखने और सुनने से संबंधित होते हैं। दूसरा पार्ट बताता है इसी में सेरिब्रल पेडंकल, प्रमस्तिष्क व्रंतक, जिनको हम क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं। ये तंतुओं से बने हुए समूह होते हैं जो प्रमस्तिष्क बलकुट वाले भाग को मेरुरज्जु या मस्तिष्क के अन्य भाग से जोड़ते हैं। इसके पश्चात लास्ट पार्ट था हाइंड ब्रेन का, जिसे पश्च या अंतिम भाग कह रहे होते हैं। ये 3 भागों से मिलकर के बताया था मैंने, जिसमें एक पार्ट सेरेबिलम या अनुमस्तिष्क, दूसरा भाग पॉन्स बैरोलाई और तीसरा भाग था मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब देखिए, आज हम इसका दूसरा पार्ट, मैंने आपको सबसे पहले बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह हमारे शरीर में 2 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक भाग ब्रेन और दूसरा भाग होता है जिसे हम कह रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जब असेंबल हो जाते हैं, दोनों जब मिलते हैं, तो मिलकर के जिस सिस्टम या तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपका ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ब्रेन के बाद दूसरा जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। अब देखिए, सिंपल वे में अगर हम मेरुरज्जु की बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो खोपड़ी होती है या स्कल होता है, इसमें एक बड़ा, पीछे वाले भाग में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको महारंध्र कह रहे होते हैं, फोरामेन मैग्नम कह रहे होते हैं, बड़ा रंध्र होता है। ये जो बाइपीडल एनिमल होते हैं उसमें तो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। जैसे हम लोग हैं, हम 2 पैरों पर खड़े होकर के चलते हैं, हमारा जो लोकोमोशन है वो बाइपीडल लोकोमोशन कहला रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम काऊ की बात करें, गाय की बात करें, एलिफेंट की बात करें, तो ये 4 पैरों पर चलते हैं। इनको टेट्रापीडल लोकोमोशन कहा जा रहा होता है। टेट्रापीडल लोकोमोशन का मतलब होता है 4 पैरों से गमन करना या चलन करना, और बाइपीडल लोकोमोशन होता है जिसमें केवल 2 पैरों से गमन या चलन कर रहे होते हैं। तो वे एनिमल जो टेट्रापीडल
बाइपीडल लोकोमोशन को दर्शाते हैं, उनमें जो खोपड़ी का महारंध्र होता है वो बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ होता है, और जो बाइपीडल लोकोमोशन वाले एनिमल होते हैं उनमें जो महारंध्र होता है वो किधर होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की, हमारी, तो हमारा ये पूरा का पूरा स्कल है, खोपड़ी है, और ये यहाँ पर गर्दन से जो जुड़ी हुई है नीचे की तरफ, वहां पर आप देखेंगे खोपड़ी में एक बड़ा रंध्र होता है जिसको हम कह रहे होते हैं महारंध्र या फोरामेन मैग्नम। जब ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग इस महारंध्र से बाहर निकलकर और रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकियों से बनी हुई एक नलिका होती है, जिसे हम कशेरुकी नाल कह सकते हैं, या उसको हम वहां पर तंत्रिकीय नाल भी कह सकते हैं, उसमें संपूर्ण रीढ़ की लंबाई में पड़ी होती है, जो एक मोटे धागे के समान होती है और बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। उसी को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही मॉडिफिकेशन होता है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही जो रूपांतरण है वही क्या कहला रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहला रहा होता है। अर्थात जो हमारे पश्च मस्तिष्क का पश्च या अंतिम भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह मेडुला ऑब्लोंगेटा खोपड़ी के महारंध्र से बाहर निकलकर एक बेलनाकार मोटे धागे के रूप में रीढ़ की हड्डी के मध्य पूरी लंबाई में पड़ा हुआ पाया जाता है। इसी को हम मेरुरज्जु या इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में तो आप ये कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, या आप ये कह सकते हैं कि जो मेरुरज्जु है ये रूपांतरित मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा का रूपांतरण होता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम इसी को बोलना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरुरज्जु मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर या मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुकियों से बनी हुई कशेरुकी नालों के अंदर से गुजरता हुआ संपूर्ण रीढ़ की लंबाई में पड़ा हुआ पाया जाता है। इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कह देते हैं। मेरुरज्जु के ऊपर भी 3 प्रकार की झिल्लियां या तानिकाएं पाई जाती हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्लियों के समान ही किस पर, स्पाइनल कॉर्ड पर भी झिल्लियां पाई जाती हैं या तानिकाएं पाई जाती हैं। और वो जो तानिकाएं होती हैं या झिल्लियां होती हैं ठीक किसके समान होती है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियों के समान ही होती हैं। जिस प्रकार से उन स्थानों पर प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरुरज्जु में भी इन झिल्लियों के मध्य जो गुहाएं बनती हैं या कैविटी बनती हैं, उनमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। क्लियर हो गया। अर्थात दोबारा से अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुकों से कशेरुकी नाल के मध्य से या अंदर से गुजरती हुई संपूर्ण रीढ़ की लंबाई में पाई जाने वाली संरचना होती है,
जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कह देते हैं। इस मेरुरज्जु के ऊपर 3 तानिकाएं अथवा झिल्लियां पाई जाती हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से इनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जैसे मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्लियों के मध्य गुहाओं में भरा होता है। ठीक है, अथवा आप बहुत सिंपल वे में कहना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही रूपांतरण होता है, जो एक लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में रीढ़ की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ पाया जाता है, जिसकी लंबाई यदि हमें बतानी है तो लगभग 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। जब यह हमारे दोनों अग्र बाहु के मध्य से गुजरती है, रीढ़ की हड्डी मध्य से जा रही है, तब वहां पर थोड़ा सा स्वेलिंग या उत्फूलन दिखाई देता है, जिसे हम ब्रैकियल स्वेलिंग या हम उसको बाहु उत्फूलन कह देते हैं। और जब यह हमारे लंबर वाले भाग से दोनों पैरों के मध्य से गुजरती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से ही, तब जो स्वेलिंग होता है उसके लंबर स्वेलिंग या कट उत्फूलन कह दिया जाता है। अंत में स्पाइनल कॉर्ड एकदम से नीचे की तरफ जाते हुए एकदम से तंतु या पतले बिल्कुल तंतु के समान दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे हम टर्मिनेल फाइलम कह देते हैं या अंतिम सूत्र कह देते हैं। और ये अंतिम सूत्र अंतिम भाग में पहुंचकर बहुत सारे छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर एक समूह बना देता है, और वह समूह अश्वपुच्छ के समान दिखाई देता है। अश्वपुच्छ का मतलब होता है घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है, बंच ऑफ फाइबर के रूप में दिखाई देता है, जिसका टेक्निकल नाम या जिसका टर्मिनल जो नाम हो वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजिकल जो नाम होता है, उस नाम को हम क्या कह रहे होते हैं, कॉडा एक्विना। क्या कह रहे होते हैं, कॉडा एक्विना। ठीक है, इसके पश्चात आगे हम ये बता रहे होते हैं जैसे हमारे ब्रेन के चारों तरफ पाई जाने वाली जो तानिकाएं या झिल्लियां होती है, ठीक उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी पाई जाने वाली तानिकाएं या झिल्लियां होती हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर, जिसको हम दृढ़ तानिका कह रहे होते हैं। मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज एरिग्नॉइड, मध्य की झिल्ली को हम एरिग्नॉइड या जाल तानिका कह देते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है या आंतरिक झिल्ली होती है, दैट इज कॉल्ड एज पाइयामेटर, उसको हम मृदु तानिका कह देते हैं, जो ब्रेन में मस्तिष्क या ब्रेन के साथ चिपक जाती है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में पाइयामेटर भी स्पाइनल कॉर्ड के साथ चिपकी हुई पाई जाती है। ठीक है, ठीक ब्रेन की तरह ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो ड्यूरामेटर और एरिग्नॉइड होता है, इसके मध्य पाए जाने वाली जो नैरोअर स्पेस होती है या संकीर्ण अवकाश होता है या सकरा अवकाश होता है, दैट इज कॉल्ड एज सबड्यूरल कैविटी। क्या कह दिया जाता है उसको, सबड्यूरल कैविटी। ब्रेन में भी ठीक यही नाम दिया जाता है, वहां पर भी हम क्या कह रहे होते हैं, उसको सबड्यूरल कैविटी कह रहे होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एरिग्नॉइड और पाइयामेटर के मध्य में पाया जाने वाला जो नैरोअर स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सब एरिग्नॉइड कैविटी, अर्थात इसको सब एरिग्नॉइड गुहा कह दिया जाता है। इन दोनों प्रकार की गुहाओं में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जिस तरह से ब्रेन में भरा होता है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी आघातों से
सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में ही उसको मॉइस्ट या नम बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते हैं इनका ओरिएंटेशन विपरीत होता है। अर्थात मेरुरज्जु में ग्रे मैटर जिसको हम धूसर द्रव कह रहे होते हैं और व्हाइट मैटर जिसको हम श्वेत द्रव कह रहे होते हैं, इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है कंपैरिजन ब्रेन कैसा होता है, विपरीत होता है। विपरीत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो ग्रे मैटर होता है ये तो भीतर की तरफ पाया जाता है और जो व्हाइट मैटर होता है ये बाहर की तरफ आउटर रूप में पाया जाता है। इसलिए ओरिएंटेशन कैसा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब मैंने बताया था अनुप्रस्थ काट। जब उसकी अनुप्रस्थ काट लेते हैं तब हमें इसमें जो ग्रे मैटर भीतर की तरफ दिखाई दे रहा होता है वो या तो तितलियाकार हो जाता है, तितली के आकार का दिखाई देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एच आकार का दिखाई देता है, एच शेप्ड दिखाई देता है, जिसमें दो प्रकार के श्रृंग या हॉर्न बन जाते हैं। एक हॉर्न या श्रृंग को हम पृष्ठमूल कह रहे होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, और इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के श्रृंग को या हॉर्न को हम वेंट्रल हॉर्न कह रहे होते हैं जिनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। और ये पूरा का पूरा जो ग्रे मैटर एच आकृति का होता है इसमें तंत्रिकाएं पड़ी होती हैं या तंत्रिकीय स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के मध्य पृष्ठ में एक दरार पाई जाती है या एक खांच पाई जाती है जिसको हम मिड डॉर्सल फिशर कह देते हैं। ये थोड़ी सी गहरी नहीं होती है, इसको हम पृष्ठ खांच या पृष्ठ फिशर कहते हैं। और जो अधर वाला भाग होता है उसमें भी मिड वेंट्रल फिशर पाई जाती है जिसको मध्य आधर खांच कहा जाता है। मध्य आधर खांच अत्यधिक स्पष्ट होती है, गहरी होती है, कंपैरिजन मध्य पृष्ठ खांच के। ठीक है। इसके पश्चात इसमें पाए जाने वाले दोनों जो डॉर्स हॉर्न या पृष्ठ श्रृंग होते हैं ये डॉर्सल रूट बनाते हैं, पृष्ठ मूल बना लेते हैं। और जो वेंट्रल हॉर्न होते हैं वो आधर क्या बनाते हैं, मूल बनाते हैं। आधर श्रृंग के द्वारा आधर मूल का निर्माण होता है और पृष्ठ श्रृंग के द्वारा पृष्ठ मूल का निर्माण होता है। अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में संवेदी तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लेकर पृष्ठ मूल वाले भाग से प्रवेश कर जाती हैं और इसी प्रकार से जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं वो विवेचना के पश्चात जो आवेग होते हैं उनको आधर मूल के द्वारा प्रभावित अंग पर लेकर के आती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो मेरुरज्जु में पृष्ठ मूल से प्रवेश करती हैं और जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं जिनको हम मोटर नर्व्स कह रहे होते हैं वो आधर मूल से मेरुरज्जु में प्रवेश करती हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो पृष्ठ सतह वाला भाग होता है उसमें हल्का सा सूजन जैसा दिखाई देता है, स्वेलिंग जैसी दिखाई दे रही होती है जिसे पृष्ठीय गुच्छन कह दिया जाता है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती है जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं या तंत्रिकाएं कह देते हैं, इनकी संख्या लगभग 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर्स होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आप चाहो तो दोबारा से एक बार फिर समझ सकते हो। मैंने क्या बताया था
मेरु रज्जु मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुकी की नाल में से गुजरती हुई संपूर्ण रीढ़ की लंबाई में स्थित होती है। इसी संरचना को हम मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूपांतरण से ही मेरु रज्जु बना होता है, जो हमारी खोपड़ी के महारंध्र या छिद्र से निकल करके रीढ़ की हड्डी के मध्य पड़ा हुआ पाया जाता है। अर्थात जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें पाई जाने वाली कशेरुकाओं के मध्य में तंत्रिकीय केनाल, और वो जब सारी संयुक्त हो जाती हैं तो एक लंबी सतत नलिका बन जाती है। उसमें एक मोटे बेलनाकार धागे के रूप में पड़ी होती है, जो अंत में जाकर के कॉनिकल हो जाती है या शंकुआकार हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरी चीज मैंने यहाँ पर बताया था कि जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में 3 तानिकाएं या झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरु रज्जु के ऊपर भी 3 झिल्लियां या तानिकाएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार से उनके मध्य पाई जाने वाली गुहा में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, ठीक इसी प्रकार से मेरु रज्जु की इन गुहाओं में भी प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। सबसे बाहर वाली जो तानिका होती है उसको ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका कह रहे होते हैं। मध्य वाली जो तानिका या झिल्ली होती है उसको एरिग्नॉइड या जाल तानिका कह देते हैं, और सबसे अंदर वाली जो झिल्ली या तानिका होती है उसे मृदु तानिका कह देते हैं या पाइया मेटर कह देते हैं। ड्यूरामेटर और एरिग्नॉइड के मध्य पाई जाने वाला जो सकरा स्थान या अवकाश होता है उसे सब ड्यूरल कैविटी कह देते हैं, और एरिग्नॉइड तथा पाइया मेटर के मध्य पाए जाने वाले नैरोअर स्पेस या सकरे अवकाश स्थान को क्या कहा जाता है? सब एरिग्नॉइड कैविटी कहा जाता है। दोनों के अंदर ही प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जो ब्रेन को, वो स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है, साथ ही उसको मॉइस्ट या नम बनाए रखता है। ठीक है। इसके पश्चात हम बता रहे होते हैं कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, इसका ओरिएंटेशन ब्रेन के विपरीत होता है। अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है ये तो अंदर या भीतर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। ग्रे मैटर जो अंदर की तरफ बड़ा होता है वह एच शेप्ड या तितलियाकार दिखाई देता है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है उसी का, तब उसमें क्या होता है, जो ग्रे मैटर या धूसर द्रव होता है वो अंदर की तरफ तितलियाकार या एच आकृति का दिखाई दे रहा होता है, और बाहर की तरफ एक पतली परत के रूप में श्वेत द्रव पाया जाता है। जो ग्रे मैटर होता है तितलियाकार, उसमें हमें 2 प्रकार के सुरंग दिखाई देते हैं। एक पृष्ठ सुरंग होता है, एक आधार सुरंग होता है। पृष्ठ सुरंग की संख्या भी 2 होती है, और आधार सुरंग या वेंट्रल हॉर्न की संख्या भी 2 होती है। इसी प्रकार से ठीक पृष्ठ वाले भाग में एक मध्य पर दरार पाई जाती है या खांच पाई जाती है, जिसे हम मिड डॉर्सल फिशर कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के आधार में भी मिड वेंट्रल फिशर पाई जाती है, जिसे मध्य आधार खांच कह देते हैं, जो गहरी होती है। इसके साथ साथ मेरु रज्जु में पाए जाने वाले जो पृष्ठ सुरंग होते हैं उनके द्वारा पृष्ठ मूल का निर्माण होता है, और जो आधार सुरंग होते हैं उनके द्वारा आधार मूल का निर्माण होता है। पृष्ठ सुरंग के द्वारा मेरु रज्जु में संवेदी तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, तथा आधार मूल के द्वारा मेरु रज्जु में प्रेरक तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। साथ में मैंने बताया था कि इसके पृष्ठ वाले भाग में छत की तरफ
हल्का सा स्वेलन या उत्फूलन होता है, जिसे हम पृष्ठीय गुच्छ कह देते हैं। और मैंने ये कहा कि यहाँ से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, 31 जोड़ी, 31 पेयर्स। ठीक है। अब देखो इसमें हम आगे वाले फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले अब इसको आप देख लीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु कहाँ से, मस्तिष्क की कौन से वाले भाग से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से आरंभ होकर कशेरुक की नाल में से गुजरती हुई रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है अपनी, उसकी संपूर्ण लंबाई में ये पड़ी होती है। मोटे धागे के समान होती है, बेलनाकार होती है। ठीक है। इसके पश्चात इसके ऊपर भी वही 3 तानिकाएं या झिल्लियां होती हैं जो मस्तिष्क में होती हैं। किसमें होती हैं? मस्तिष्क में। और उनके बीच क्या भरा होगा? वही प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जो कहां पर होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है। इसके पश्चात इसमें बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम ड्यूरामेटर कह रहे होते हैं। मध्य में पाई जाने वाली झिल्ली को एरिग्नॉइड कहा जाता है, जिसको जाल तानिका, और ड्यूरामेटर को दृढ़ तानिका कह रहे होते हैं। तथा जो इनर मोस्ट होती है, इसको हम पाइयामेटर या आंतरिक झिल्ली कह देते हैं, या मृदु तानिका कह देते हैं। बहुत सॉफ्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पतली होती है। ठीक है। इसके बाद जो ड्यूरामेटर है और एरिग्नॉइड है, इसके बीच जो नैरोअर स्पेस होती है, वही सब ड्यूरल कैविटी कहलाती है। इसी प्रकार से एरिग्नॉइड और पाइयामेटर के मध्य जो स्थान सकरा पाया जाता है, उसको सब एरिग्नॉइड कैविटी कह देते हैं। दोनों में क्या भरा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके केंद्रीय नाल के बीच में तथा उसके चारों तरफ बाहर से श्वेत द्रव द्वारा घिरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से श्वेत एवं धूसर द्रव्यों की व्यवस्था या ओरिएंटेशन मेरुरज्जु में विपरीत होता है। अर्थात श्वेत द्रव बाहर की तरफ और धूसर द्रव किधर होता है? अंदर की तरफ। ये देखो आप, श्वेत द्रव तो ये बाहर की तरफ है, और ये धूसर द्रव है, ये किधर है? अंदर की तरफ है। ठीक है। इसके पश्चात मेरुरज्जु की जब हम टीएस लेते हैं, अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तब ये जो धूसर द्रव्य होता है, ये तितलियाकार या एच आकृति का दिखाई देता है। देखो ये एच आकृति का, या कैसा दिखाई दे रहा है? तितलियाकार। यह पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ श्रृंग तथा आधार सतह पर 2 आधार श्रृंग बनाता है। देखिए, एक तो ये वाला और ये दोनों पृष्ठ श्रृंग हो जाएंगे, और ये वाले और ये क्या हो जाएंगे? आधार श्रृंग हो जाएंगे। ठीक है। जो कि किससे बने होते हैं? तंत्रिका तंतुओं से बने होते हैं। इसके साथ साथ मेरुरज्जु की पृष्ठ एवं आधार सतह पर 2 खांचे या फिशर पाई जाती हैं, जिनको हम डॉर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर कह देते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में पृष्ठ मूल से प्रवेश करती हैं, तथा प्रेरक तंत्रिकाएं आधार मूल से प्रवेश करती हैं। पृष्ठ श्रृंग द्वारा पृष्ठ मूल का निर्माण होता है, और आधार श्रृंग द्वारा आधार मूल का निर्माण होता है। ठीक है। पृष्ठ सतह की छत पर एक सूजन होती है, जिसे हम पृष्ठ गुच्छन कह देते हैं, या डॉर्सल उत्फूलन कह देते हैं। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? 31 पेयर्स। क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पहला फंक्शन होता है कि गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाना, अर्थात जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? गर्दन के नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है। दूसरा, त्वचा और पेशियों से जो भी संवेदी आवेग या सूचनाएं होती हैं,
उन्हें ये कहाँ तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, अर्थात ब्रेन तक ले जाता है। अर्थात त्वचा और पेशियों से जो संवेदी आवेग होते हैं उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कहाँ पर पहुंचाया जाता है, ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर कोई पिन चुबा दी जाए तो ये त्वचा है, अब यहाँ से ये जो संवेदना है ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगी और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। इसलिए कह रहे होते हैं कि त्वचा और पेशियों से संवेदी आवेगों को कहाँ तक पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क। इसके बाद जो अनुक्रियाएं होती है, रिएक्शंस होते हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, इनको ये मस्तिष्क से फिर धड़ और हाथ पैरों तक ले जाने का काम करता है। अर्थात जो संवेदना मस्तिष्क में पहुंच जाती है और फिर मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है, तब जो वहां पर रेस्पॉन्स होता है उस रेस्पॉन्स को भी वापस मस्तिष्क से कहां तक पहुंचाया जाता है, धड़ और पैरों तक। कौन लेके जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। ठीक है। इसके बाद स्पाइनल रिफ्लेक्सिस के केंद्र का कार्य करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करता है, ब्रेन को हेल्प कर रहा होता है, और इसमें भरा हुआ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यह स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी आघातों से बचाता है और उसे नम बनाए रखता है। इसके साथ साथ विविध पदार्थों का आवागमन एवं मस्तिष्क में उचित दाब बनाए रखने का काम करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। और इसके साथ साथ जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं, इनका नियंत्रण एवं समन्वय भी कौन करता है, मेरु रज्जु कर रहा होता है। अर्थात अगर हम चाहें तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अधिकांश जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, अर्थात मेरु रज्जु के द्वारा होता है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए मेरु रज्जु की यहाँ पर हमने टीएस लिया। टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है जिसमें संरचनाएं कैसी दिखाई दे रही होती, गोलाकार अनुप्रस्थ। अब देखिए सबसे पहले आपको ये कहा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा का मॉडिफिकेशन है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटे धागे जैसी संरचना के रूप में जो बेलनाकार होता है। जब हम इसकी टीएस काटेंगे या फिर किसी गोल चीज की टीएस काटेंगे तो गोली तो दिखाई देगा। तब मैंने ये कहा था कि इसमें ब्रेन के समान ही क्या होती है, 3 झिल्लियां। सबसे बाहर की तरफ देखो ये ड्यूरामेटर है, कौन सी, ड्यूरामेटर। इसके बाद ये बीच वाली झिल्ली का नाम क्या है, एरिग्नोइड। और फिर इसके बाद लास्ट अंतिम वाली झिल्ली का नाम क्या होगा, पाइयामेटर। ड्यूरामेटर और एरिग्नोइड के बीच की गुहा में प्रमस्तिष्क मेरु तरफ भरा रहेगा। एरिग्नोइड और पाइयामेटर के बीच की गुहा में, जिसको सब एरिग्नोइड कैविटी कह दिया है, ये वाला भाग, इसमें भी क्या भरा होगा, सीएसएफ, और इसमें भी क्या भरा होगा, सीएसएफ। ठीक है। इसके पश्चात देखिए मैंने कहा था कि इसमें जो ग्रे और व्हाइट मैटर होते हैं इनका ओरिएंटेशन विपरीत हो जाता है। अर्थात जो श्वेत द्रव होता है ये तो बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर होता है ये अंदर की तरफ होता है। सेंट्रल केनाल बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रही होती है और ये कैसा दिखाई देता है, या तो तितली के आकार का या एच के आकार का दिखाई देता है, जिसमें 2 तरह के श्रृंग का मतलब होता है सींग जैसे, मतलब हॉर्न, उभार, जिसमें एक डॉर्सल हॉर्न होता है और एक वेंट्रल हॉर्न होता है। डॉर्सल हॉर्न ये बाहर की तरफ जब निकलेगा तो डॉर्सल रूट का निर्माण कर देगा, जिसमें संवेदी तंत्रिकाएं प्रवेश करेंगी, और ये जो वेंट्रल हॉर्न है ये बाहर की तरफ निकलेगा तो वेंट्रल रूट का निर्माण कर देगा, जिसमें प्रेरक तंत्रिकाएं प्रवेश करेंगी। तब ये दोनों तरफ से एक तरह से पूरा सिस्टम बन जाता है, इधर भी इसी तरह का पूरा सिस्टम बन जाता है। इसके साथ साथ मैंने कहा था इसके मध्य पृष्ठ में ये देखिए दरार पाई जा रही है, इसको मिड डॉर्सल फिशर कह रहे होते हैं, और इसी तरह से इसके अधर वाले भाग में भी पाई जा रही होती है, इसको मिड वेंट्रल फिशर कह रहे होते हैं। अधर खांच कह रहे होते हैं, ये गहरी होती है, ये
कम गहरी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डायग्राम या इसका चित्र भी बना सकते हैं। और इसके बाद डायग्राम के बाद ये सारे के सारे इसके बारे में और फंक्शन के बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।